पिंकी बेटा, चलो आज बाजार चलते हैं, मुझे कुछ सामान खरीदना है। दादाजी, बाजार चलना है? फिर तो आज बड़े मजे आएंगे। दादाजी, आपको क्या क्या खरीदना है? अरे बेटा, तुम्हारे भैया के लिए मुझे गणित की कुछ किताबें, पेन और तुम्हारे लिए कुछ स्केच पेन तथा कुछ दवाइयाँ खरीदनी है। पर दादाजी, इसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो? लाइए, लिस्ट मुझे दे दीजिए, मैं सारा सामान ले आऊंगी। अरे नहीं बेटा, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। दादाजी, मेरा सिलेबस अभी अभी बदला है, आप प्लीज सारी बुक्स एनसीईआरटी की ही लाना। ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ ही चल पड़ो, और पिंकी तुम भी जरा जल्दी तैयार हो जाओ। लो, ये आ गई तुम्हारी किताबों की दुकान। अब तुम दोनों अपना अपना सामान खरीद लो। भैया, मुझे मैथ्स फार्मूला की वो बुक दे दीजिए, और ये लिस्ट में जो सामान है वह भी दे दो। और भैया, मुझे एक प्रैक्टिकल की कॉपी और क्राफ्ट पेपर का एक पैकेट भी देना। और हाँ, मेरी सारी टेक्स्ट बुक्स भी चेक करा कर ही रखना। ये लो जी, आपका सभी सामान। और इस सामान के रुपए हुए 570 रुपए। 570 रुपए? किस प्रकार हुए भैया? इसकी रसीद तो दो जरा। अरे रसीद का क्या करना है, यहाँ देखो, मैंने डिस्काउंट भी दिया है, और ये देखो, मैंने सभी सामान के मूल्य को ये यहाँ जोड़ भी दिया है। नहीं भाई, मुझे पूरे सामान की डिस्काउंट सहित रसीद चाहिए। अरे बाबा, आपको क्या फायदा होगा, बल्कि थोड़ा नुकसान ही होगा। रसीद लोगे तो सेल टैक्स भी देना पड़ेगा, और तुम्हें पैसे और अधिक देने पड़ जाएंगे। दादाजी, ये क्या रसीद के चक्कर में पड़े हो? जब कम पैसे जा रहे हैं तो ठीक है ना? नहीं बेटा, सेल टैक्स देना तो अच्छा है, देश हित में है। भाई, मुझे तो पक्की रसीद ही चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, लो अपनी ये रसीद, और अब कुल रुपए हो गए 575 रुपए। हाँ, अब ठीक है। क्या दादाजी, 5 रुपए और अधिक देने पड़े? इन 5 रुपए में मैं एक सॉफ्टी ही खा लेती। अरे उदास क्यों होती हो? सॉफ्टी तो तुम्हें मैं अब भी दिला दूंगा, पर रसीद लेकर हमने सामान लेने के साथ साथ देश सेवा भी की है और कानून का भी पालन किया है। देश सेवा? पर दादाजी, इस रसीद में ऐसा क्या है? देखो बेटा, मैं आप दोनों को बताता हूँ। इस रसीद में वस्तुओं का मूल्य होता है, साथ ही साथ समय समय पर कंपनियों द्वारा या दुकानदार द्वारा छूट यानी बट्टा अर्थात डिस्काउंट दिया जाता है, और फिर सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न दर से लगाया गया वैट होता है। नहीं नहीं दादाजी, ऐसे नहीं, जरा खुलकर और शुरू से समझाओ ना, प्लीज। तो फिर ठीक है बेटा, मैं आपको ये विस्तार पूर्वक बताता हूँ, बस ध्यान देते रहना। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अनुपात के बारे में बताता हूँ। अनुपात का अर्थ है दो मात्राओं की तुलना करना। जैसे यदि इस टोकरी में 25 फल हैं, जिनमें से 5 संतरे हैं तथा बाकी सब सेब हैं, तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात हुआ 5:20। अच्छा, फिर तो यहाँ हमने 3 किताब खरीदी और 9 कॉपी खरीदी, तो यहाँ किताब और कॉपी का अनुपात हुआ 3:9। बिल्कुल ठीक।
इस अनुपात को हम सरल भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं, जो होगा 3/9 बराबर 3/3 गुना 3, यानी 1/3। और अनुपात रूप में ये हुआ 1:3, अर्थात किताबों और कॉपियों का अनुपात 1:3 है। फिर तो दादाजी, जब इस फल की टोकरी में संतरे और सेब का अनुपात था 5:20, तो अब यह होगा 5/20, जो कि बराबर हुआ 5/5 गुणा 4, यानी कि 1/4 के। अर्थात संतरे और सेब का अनुपात हुआ 1:4। ठीक कहा बेटा आपने। इसे हम प्रतिशत रूप में भी लिख सकते हैं। अब यह प्रतिशत क्या है दादाजी? प्रतिशत का अर्थ है कोई भी संख्या 100 के मुकाबले कितनी है, यानी कि प्रत्येक 100 पर मान क्या है। इस प्रकार हमें यहाँ हर को 100 बनाना है। हर को, यानी इस भिन्न की नीचे वाली संख्या को? हाँ पिंकी, किसी भी भिन्न में ऊपर वाली संख्या अंश तथा नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। हाँ, जैसे यहाँ 1/4 में एक अंश और हर 4 है ना दादाजी? हाँ बिल्कुल ठीक। अब इस टोकरी में 20 सेब तथा 5 संतरे हैं, तो यहाँ कुल फल हुए 20 + 5 यानी 25 फल। तब संतरों का प्रतिशत निकालने के लिए हमें 5/25 में हर यानी 25 को 100 में बदलना होगा। इसके लिए हमें 25 में 4 की गुणा करनी होगी। अब यदि हर में 4 की गुणा करनी है तो अंश में भी 4 की गुणा करनी होगी। इस प्रकार संतरों का प्रतिशत होगा 5/25 गुना 4/4 यानी 20/100, जो कि हुआ 20%, यानी प्रत्येक 100 फलों में 20 संतरे होंगे। फिर तो दादाजी हमने जो 3 किताबें और 9 कॉपियां खरीदी हैं, उनमें कुल किताबें और कॉपियां हुई 12। तो किताबों का प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ होगा 3/12, और अब हमें 12 को 100 बनाना है। तो ये कैसे करना है दादाजी? बेटा, यदि इस तरह आसानी से 100 में ना बदला जा सकता हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि भिन्न में 100/100 की गुणा करा दें। तो यहाँ होगा 3/12 गुना 100/100, जो कि हल करने पर होगा 1/4 गुना 100/100, अर्थात 25/100, जो कि हुआ 25%। अच्छा, तो अब समझ आया कि हम भिन्न को प्रतिशत रूप में लाने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं। बच्चों, तरीके तो बहुत हैं, पर ये कुछ आसान तरीके हैं। एक और भी आसान तरीका है जिसे हम एक विधि कहते हैं। इसके अनुसार देखो, यहाँ माना 25 फलों में संतरों की संख्या बराबर है 5। अब एक फल होगा तो संतरों की संख्या होगी 5/25। इसलिए 100 फलों में संतरों की संख्या होगी 5/25 गुना 100, और सरल करने पर हमें मिला 5 गुना 4/1। तो ये हुआ 5 गुना 4 यानी 20, अर्थात प्रत्येक 100 फलों में संतरे हुए 20, यानी फलों में
संतरों का प्रतिशत हुआ 20%। अरे वाह पिंकी बेटा, तुम तो बहुत जल्दी अनुपात और प्रतिशत निकालना सीख गई। पर दादाजी, आप तो डिस्काउंट की बात कर रहे थे, वो क्या है? बेटा, डिस्काउंट यानी छूट को हम बट्टा भी कहते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। और हाँ बेटा, ये तो आपको मालूम ही है कि ये छूट ग्राहकों को खरीदारी के लिए आकर्षित करने के लिए होती है। परंतु दादाजी, यह छूट यानी बट्टा किस प्रकार निकालते हैं? देखो बेटा, ये तो आप जानते ही हो कि प्रत्येक सामान का एक अंकित मूल्य होता है। अब इस अंकित मूल्य पर बट्टा यानी छूट दी जाती है और छूट को घटाने के बाद जिस मूल्य पर इसे बेचा जाता है वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। अच्छा, तो इस प्रकार बट्टा बराबर हुआ अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य। दादाजी, चलिए ना किसी कॉफी शॉप में चलते हैं। बिल्कुल ठीक, चलो पिंकी। अब जरा ये तो बताओ कि यदि तुम्हारी फ्रॉक का अंकित मूल्य 220 रुपए है, अब सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है, तो इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या होगी और इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? दादाजी, यहाँ 20% बट्टे का अर्थ है कि 100 रुपए अंकित मूल्य पर बट्टा है 20 रुपए। तब 1 रुपए पर बट्टा होगा 20 बटा 100 रुपए। इसीलिए 220 रुपए पर बट्टा होगा 20 बटा 100 गुणा 220 रुपए, जो कि हल करने पर आया 44 रुपए। वेरी गुड। अब क्योंकि विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य घटा बट्टा। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ विक्रय मूल्य हुआ 220 घटा 44 रुपए अर्थात 176 रुपए। दादाजी, ये तो मैं समझ गई, पर क्या बगैर बट्टा निकाले मैं सीधे विक्रय मूल्य निकाल सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। देखो, 20% बट्टे का अर्थ है। मैं बताता हूँ दादाजी। 20% बट्टे का अर्थ 100 रुपए अंकित मूल्य पर 20 रुपए बट्टा है, यानी विक्रय मूल्य हुआ 80 रुपए। एकदम ठीक। तो अब विक्रय मूल्य हुआ 80 रुपए अर्थात 100 रुपए अंकित मूल्य है, तो विक्रय मूल्य है 80 रुपए। अब यदि 1 रुपए अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य होगा 80 बटा 100। जब 220 रुपए अंकित मूल्य हो तो विक्रय मूल्य हुआ 80 बटा 100 गुना 220 रुपए, जो कि हल करने पर आया ये 176 रुपए। अच्छा दादाजी, जैसे यहाँ तो हमें डिस्काउंट यानी बट्टा दिया था, परंतु महंगाई बढ़ने पर हम यह भी तो सुनते हैं कि किराए में 10% की वृद्धि हुई या पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हो गई। तो इस वृद्धि को हम कैसे निकालते हैं? इसे भी हम बिल्कुल बट्टे की तरह ही ज्ञात करते हैं। बस अंतर इतना है बेटे कि बट्टे को अंकित मूल्य से घटाकर विक्रय मूल्य निकालते थे, जबकि वृद्धि को यहाँ अंकित मूल्य में जोड़कर विक्रय मूल्य या नया मूल्य निकालते हैं। जैसे यदि पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपए था, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। स्कूटर का नया मूल्य क्या है? इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम मूल्य में वृद्धि ज्ञात करते हैं। यहाँ 34,000 रुपए पर 20% वृद्धि निकालनी है,
तो 100 रुपए पर वृद्धि है 20 रुपए, तो 1 रुपए पर वृद्धि हुई 20/100। इसलिए 34,000 पर वृद्धि हुई 20/100 गुना 34,000 रुपए, जो कि हल करने पर आया 6800 रुपए। अतः नया मूल्य बराबर हुआ पुराना मूल्य जमा वृद्धि, यानी 34,000 रुपए जमा 6800 रुपए, जो कि आया 40,800 रुपए। यानी दादाजी स्कूटर का नया मूल्य हुआ 40,800 रुपए। एकदम ठीक। दादाजी एक बात और पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कई बार दुकानदार सामान की ढुलाई में भी खर्च करते हैं और कई बार सामान की टूट फूट भी हो जाती है, तो ऐसे में दुकानदार अपने लाभ का या हानि का कैसे लगाते होंगे? बेटा, जब भी कोई वस्तु किसी मूल्य पर खरीदी जाती है तो वो उसका क्रय मूल्य होता है। अब खरीदते समय या बेचने से पहले कुछ अतिरिक्त धन भी खर्च किया जाता है। ये खर्च क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। ये खर्चे ऊपरी खर्चे या ऊपरी व्यय कहलाते हैं। इनमें ऐसे खर्चे शामिल हो सकते हैं जैसे कि मरम्मत पर, मजदूरी पर, परिवहन पर या फिर टूट फूट पर खर्च की गई राशि इत्यादि। तो दादाजी इसका अर्थ यही हुआ ना कि कुल क्रय मूल्य हुआ वास्तविक क्रय मूल्य जमा ऊपरी खर्च। एकदम ठीक कहा बेटा आपने। दादाजी, यदि मजबूरी में दुकानदार को क्रय मूल्य से भी कम मूल्य में वस्तु को बेचना पड़े तो क्या ऐसे में उसे हानि होगी? हाँ बेटा, एकदम ठीक। हाँ दादाजी, ये तो मुझे भी पता है कि यदि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से तो सदैव हानि होती है, और यदि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो सदैव उसे लाभ होता है। पर दादाजी, लाभ या हानि कितने प्रतिशत है, यह कैसे निकालते हैं? देखो, ये ध्यान रखना कि लाभ या हानि की गणना हमेशा केवल क्रय मूल्य पर ही की जाती है। जैसे लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तथा हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। समझे मेरे प्यारे बच्चों? दादाजी, हमें सब समझ आ रहा है, बस एक उदाहरण देकर और समझा दो। ठीक है, मैं आपको इन बल्बों का उदाहरण देकर समझाता हूँ। यदि एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदे हैं और इनमें से 5 बल्ब खराब निकले जिनको फेंकना पड़ा। अब शेष बल्बों को 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। यहाँ हमें लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ एक बल्ब का क्रय मूल्य है 10 रुपए, तो 200 बल्बों का क्रय मूल्य हुआ 200 गुना 10 यानी 2000 रुपए। अब कुल बल्ब हैं 200 तथा खराब बल्बों की संख्या है 5, अतः बचे हुए ठीक बल्बों की संख्या हुई 200 घटा 5 यानी 195। अब एक बल्ब का क्रय मूल्य है 12 रुपए, इसलिए 195 बल्बों का विक्रय मूल्य होगा 195 गुना 12 यानी 2340 रुपए। तो बल्बों का क्रय मूल्य हुआ 2000 रुपए और विक्रय मूल्य हुआ 2340 रुपए। यानी दादाजी, यहाँ विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, है ना दादाजी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो यहाँ हम देख सकते हैं
कि दुकानदार को लाभ हुआ। अब लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो हुआ 2340 घटा 2000 रुपए, यानी 340 रुपए। अब इसके बाद हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। दादाजी मैं बताता हूँ। आपके द्वारा बताए गए फॉर्मूला से लाभ प्रतिशत होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यानी 340 बटा 2000 गुणा 100, जो कि सरल करने पर आया 17%। वेरी गुड पिंकू। दादाजी अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि ये दुकानदार सामान खरीदकर और उस पर ऊपरी खर्च लगाकर भी किस प्रकार फायदा कमाते हैं। हाँ बेटा, यही तो व्यापार है। और बेटा, ये केवल खुद ही नहीं कमाते, बल्कि बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स लगाकर सरकार को भी कमाई करवाते हैं। हाँ दादाजी, बिक्री कर के बारे में तो मैंने भी सुना है, और हाँ कभी कभी टीवी पर भी देखा है। पर आखिर ये है क्या? विक्री कर यानी सेल्स टैक्स को वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट के नाम से वस्तु के विक्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। वैट किसी भी वस्तु की बिक्री पर सरकार द्वारा वसूला जाता है। ये दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है। इसलिए ये हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। चलो बच्चों, अब घर वापस चलते हैं। अरे हाँ दादाजी, मुझे याद आया, मुझे तो रोलर स्केट्स भी लेने हैं। ये क्या होता है बेटा? दादाजी, ये पहियों पर घूमने वाले जूते होते हैं। ओह, वो देखो, वो रहे रोलर स्केट्स। वो कितने के हैं भैया? 450 रुपए के हैं। हाँ, ये ठीक है, ये मुझे भी पसंद है। अंकल इन्हें दे दीजिए। ये रोलर स्केट पैक करो। ये लो जी आपका बिल। दादाजी, इन्हें 472 रुपए 50 पैसे दे दो। पर अभी तो इन्होंने इसका दाम 450 रुपए बताया था। अरे बेटा, इसमें 5% बिक्री कर भी तो जोड़ा है। ठीक है, ये लो अपने पैसे। देखो बेटा, मैं समझाता हूँ। इस एक जोड़ी रोलर स्केट्स का मूल्य 450 रुपए था। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी। तो बिल की देय राशि को हम एक एक विधि से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। 100 रुपए पर भुगतान किया गया, बिक्री कर है 5 रुपए, तो 1 रुपए पर भुगतान किया गया, बिक्री कर हुआ 5/100। तो 450 रुपए पर भुगतान किया गया, बिक्री कर हुआ 5/100 गुना 450 रुपए, जो कि हल करने पर आया 22 रुपए 50 पैसे। इस प्रकार रोलर स्केट्स के लिए देय राशि होगी क्रय मूल्य जमा बिक्री कर, यानी कि 450 रुपए जमा 22 रुपए 50 पैसे, अर्थात 472 रुपए 50 पैसे। दादाजी, तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है। जिस प्रकार हमने विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त रुपए कर के रूप में दिए हैं, ऐसे ही हम तब भी तो अतिरिक्त धन देते हैं जब उधार लेते हैं। शाबाश पिंकी, तुमने एकदम ठीक कहा। तो जब कोई व्यक्ति धन उधार लेता है तो उनके द्वारा अतिरिक्त भुगतान राशि ब्याज कहलाती है। इसी प्रकार बैंक अथवा डाकघर जैसी संस्थाओं के पास जमा किए गए धन पर
इन संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त भुगतान राशि ब्याज कहलाती है। दादाजी, एक उदाहरण देकर समझाओ ना प्लीज। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। देखो, यदि 10,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो उस राशि पर ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ 100 रुपए पर 1 वर्ष के लिए देय ब्याज 15 रुपए है। इसलिए 1 रुपए पर 1 वर्ष के लिए देय ब्याज हुआ 15/100। इस प्रकार 10,000 रुपए 1 वर्ष के लिए देय ब्याज हुआ 15/100 गुना 10,000, जिसे हल करने पर आया 1,500 रुपए। ये हुआ 1 वर्ष का ब्याज। अब 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 1,500 रुपए में गुना होगी 2 की, जो आया 3,000 रुपए। बिल्कुल ठीक। इस प्रकार 2 वर्ष का कुल ब्याज हुआ 3,000 रुपए और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि हुई मूलधन जमा ब्याज, जो कि हुआ 10,000 रुपए जमा 3,000 रुपए, यानी 13,000 रुपए। भैया, इस ब्याज को हम एक सूत्र का प्रयोग करके भी तो निकाल सकते हैं ना? हाँ बेटा, तुमने एकदम ठीक कहा। पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस प्रकार का ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है और साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। यहाँ मूलधन है 10,000 रुपए, दर है 15% वार्षिक तथा समय है 2 वर्ष। तो दादाजी, अब ये सभी मान इस सूत्र में रखेंगे, तो हल करने पर आया 3,000 रुपए। ठीक है ना दादाजी? शाबाश पिंकू। दादाजी, ये तो हुआ साधारण ब्याज, और क्या कोई दूसरा ब्याज भी होता है? उसे भी तो बताइए ना प्लीज दादाजी। पिंकी, ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। दूसरे प्रकार का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। इसे संक्षेप में CI कहते हैं। सामान्यतः लिया जाने वाला अथवा भुगतान किए जाने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है। दादाजी, आखिर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अलग होता है? देखो बेटा, साधारण ब्याज के प्रत्येक वर्ष मूलधन समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में यह प्रत्येक वर्ष बदल जाता है, क्योंकि पुराने मूलधन में ब्याज भी जुड़ जाता है। दादाजी, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। क्यों नहीं बेटा, मैं इसे एक आसान से उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखो बेटा, यदि 8% ब्याज की दर से 20,000 रुपए उधार लिए जाए और ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो, तो 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? यह तो बड़ा आसान है दादाजी। यहाँ हमें साधारण ब्याज निकालना है, जो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और यह मूलधन है 20,000 रुपए, दर है 8% तथा समय है 1 वर्ष। तो यहाँ ब्याज बराबर हुआ 20,000 गुणा 8 गुणा 1/100, जो कि आया 1,600 रुपए। वेरी गुड। तो इस प्रकार वर्ष के अंत में
देय राशि हुई 20,000 जमा 1,600, यानी कि 21,600 रुपए। अच्छा दादाजी, अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तब हम क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज? चलो तो ये भी समझ लो। ये देखो, यहाँ हमने समय 1 वर्ष लिया तो ब्याज आया 1,600 रुपए और मिश्र धन हुआ 21,600 रुपए। तो बेटा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगी यही 21,600 रुपए की राशि, और फिर इसी राशि पर ब्याज की गणना होगी। दादाजी, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। हाँ, शाबाश। मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि चक्रवृद्धि ब्याज में एक निश्चित समय के बाद प्राप्त ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और वो अगले समय के लिए नया मूलधन बन जाता है। दादाजी, फिर तो यहाँ दूसरे वर्ष का मूलधन हुआ 21,600 रुपए, दर 8% तथा समय 1 वर्ष। इसीलिए दूसरे वर्ष का ब्याज हुआ मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यानी 21,600 गुणा 8 गुणा 1/100 रुपए, जो कि हल करने पर आया 1,728 रुपए। यानी दूसरे वर्ष के पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज लगने पर देय राशि हुई 21,600 रुपए जमा 1,728 रुपए, यानी कि 23,328 रुपए। शाबाश पिंकू। और हमें यहाँ कुल ब्याज देना पड़ा 1,600 रुपए जमा 1,728 रुपए, यानी कि 3,328 रुपए। पिंकी बेटा, अब तुम 20,000 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो निकालना जरा। दादाजी, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ मूलधन है 20,000 रुपए, दर है 8%, समय है 2 वर्ष, अतः साधारण ब्याज हुआ 20,000 रुपए गुणा 8 गुणा 2 बटा 100, जो हल करने पर आया 3,200 रुपए। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ा 3,328 रुपए और साधारण ब्याज का सूत्र लगाने से ब्याज देना पड़ा 3,200 रुपए। ओह, तो ऐसे हमें 128 रुपए ब्याज के अधिक देने पड़े। हाँ बेटा, ये साहूकार या महाजन इस प्रकार ब्याज लगाते हैं और बेचारा आदमी इस ब्याज के लिए ही कमाता रह जाता है। ये तो दादाजी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। अब तो मैं सबसे कहूंगा कि जब तक ज्यादा जरूरी ना हो ब्याज पर पैसा नहीं लेना चाहिए। भैया, मैं एक बात सोच रही थी। हाँ हाँ पिंकी, बताओ क्या सोच रही हो? भैया, 2, 3 या 4 साल तक तो हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना सीख लेंगे, परंतु यदि समय बहुत अधिक यानी 10, 15, 50 हो तो बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अरे बेटा, इतना सोचकर परेशान मत हो। मैं तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का एक सरल विधि बताता हूँ। इसमें सबसे पहले मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन? मिश्र धन तो मूलधन और ब्याज को मिलाकर ही आता है ना दादाजी? हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा।
मिश्र धन ए बराबर होगा P ब्रैकेट में 1 जमा R बटा 100 की घात N, जहां P मूलधन, R दर तथा N समय को दर्शाता है। और दादाजी, इस प्राप्त मिश्र धन में से मूलधन घटा दें तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। हाँ बेटा, एकदम ठीक। पर चलो पहले घर चलते हैं, वहां तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। घर पर ही आगे का प्रश्न हल करने का अभ्यास करना। हाँ भाई, चलो जल्दी चलें, वरना माँ डांटेगी। भैया चलो, हम प्रैक्टिस करते हैं, वरना दादाजी का पढ़ाया हुआ सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये प्रश्न हल कर लेते हैं। 20,000 रुपए का 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। भैया, इसे हल करने के लिए हमें मिश्र धन वाला फार्मूला लेना होगा, जो होगा A बराबर P गुणा 1 जमा R बटा 100 की घात N। यहाँ मूलधन P है 20,000 रुपए, R है 10 और समय है 5 वर्ष। बिल्कुल ठीक। तो ये मान रखने पर A बराबर हुआ 20,000 गुणा 1 जमा 10 बटा 100 की घात 5 रुपए। इसे आगे हल किया तो आया 20,000 गुणा 11 बटा 10 की घात 5, जो कि बराबर है 20,000 गुणा 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10, जिसे ये ध्यान से हल करने पर आया 1,61,051 बटा 5, और ये बराबर है 32,210.20 के। यानी यह मिश्रधन आया 32,210 रुपए 20 पैसे। तो अब बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? भैया, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटा मूलधन के। बिल्कुल ठीक। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 32,210 रुपए 20 पैसे घटा 20,000 रुपए, जो कि आया 12,210 रुपए और 20 पैसे। वाह भैया, अब तो इस प्रश्न को हल करना बड़ा ही आसान हो गया। बेटा एक मिनट, अभी अभी तुमने ये कहा कि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। क्या ब्याज और भी समय पर संयोजित होता है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं दादाजी, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो सिर्फ बुक में लिखा प्रश्न पढ़ा था। बेटा, विभिन्न बैंक या ऐसे ही संस्थाएं ब्याज की दर की अर्धवार्षिक यानी छमाही या तिमाही संयोजन भी करती हैं। पर दादाजी, जब ब्याज वार्षिक संयोजित ना हो तो कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो समय अवधि जिसके पश्चात प्रत्येक बार नया मूलधन बनाने के लिए ब्याज को जोड़ा जाता है, रूपांतरण अवधि कहलाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हम ब्याज की गणना 2 बार करते हैं। इसलिए समय अवधि दुगनी हो जाती है और दर आधी कर दी जाती है।
और यदि ब्याज को तिमाही संयोजित किया जाए तो क्या होगा? इस स्थिति में एक वर्ष में प्रत्येक तिमाही के 4 रूपांतरण अवधि होगी और तिमाही हर वार्षिक दर का 1/4 होगी। दादाजी, इन्हें भी कोई उदाहरण देकर समझाइए ना। ठीक है बेटा, देखो हमारा प्रश्न है 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिए गए 12,000 रुपए पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अब हल करने के लिए ध्यान दो, यहाँ ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तथा समय है 1.5 वर्ष। अब बताओ तो 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होती है? 1.5 वर्ष में छमाही हुई 3। इसका अर्थ है कि यहाँ ब्याज का संयोजन 3 बार होना है। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ ब्याज की दर है 10% वार्षिक। दादाजी, फिर तो यहाँ ब्याज की अर्धवार्षिक दर 10% का आधा यानी 5% अर्धवार्षिक होगी। हाँ बेटा, एकदम सही। तो हम यहाँ मिश्र धन वाला सूत्र निकालते हैं, जो है मिश्र धन A बराबर P गुना 1 जमा R बटा 100 घात N। दादाजी, यह P यानी मूलधन है 12,000 रुपए, R यानी दर है 5% अर्धवार्षिक और N यानी समय है 3 छमाही। वेरी गुड। तो अब ये मान रखने पर A बराबर हुआ 12,000 गुना 1 जमा 5 बटा 100 घात 3, जो हल करने पर आया 12,000 गुना 1 जमा 1 बटा 20 घात 3, जो बराबर है 12,000 गुना 21 बटा 20 की घात 3, जिसे हम लिख सकते हैं 12,000 गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20 रुपए, जिसे बड़े ही ध्यान से हल करने पर आया तो दादाजी कुल राशि हुई 13,891 रुपए 50 पैसे। पर दादाजी, हमें तो यहाँ ब्याज निकालना है ना? अरे, अब इस राशि में से ली गई राशि निकाल दें तो आ जाएगा ब्याज। हाँ, आपने ठीक कहा दादाजी। तो बेटा, इस लौटने वाली राशि को कहते हैं मिश्र धन और ली गई राशि को कहते हैं मूलधन। अतः ब्याज हुआ मिश्र धन A घटा मूलधन P यानी 13,891 रुपए 50 पैसे घटा 12,000 रुपए, जो कि आया 1,891 रुपए 50 पैसे। वेरी गुड बच्चों। अब अपनी माँ का हाथ बटाओ, अब कल पढ़ेंगे। ठीक है दादाजी। थैंक यू दादाजी।